एवरीबॉडी, आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटैंजिबल असेट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो पैराग्राफ है उसमें इस बात का एक्सप्लेनेशन है कि एक इनटैंजिबल असेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब वेदर देयर इज एन इनटैंजिबल असेट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड और नॉट। मतलब अगर आप एक इंटेंजिबल असेट को आप मान लो, आपको लगता है आप ओन करते हो, तो आप पता तो करो कि वो इंटेंजिबल असेट है भी या नहीं है। तो वो इंटेंजिबल असेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, अगर ये फुलफिल करता है कोई भी असेट, तो ही वो इंटेंजिबल असेट कहलाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस तो बाद का मुद्दा है, वी विल बी डिस्कसिंग अकाउंटिंग प्रोसेस लेटर ऑन। सुनिए, इंटेंजिबल असेट को नॉन मॉनिटरी असेट होना पड़ेगा। नॉन मॉनिटरी असेट का मतलब होता है उसका मार्केट प्राइस रोज चेंज होता है। मतलब आज अगर मार्केट प्राइस 4 लाख है तो कल कोई जरूरी नहीं कि वो 4 लाख में ही आपको मिलेगा। कल 4,12,000 और 3,90,000 कुछ भी हो सकता है। जबकि जो मॉनिटरी असेट होता है, लाइक डेटर, तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस, लोन गिवन, वो अगर 4 लाख है आज तो कल भी 4 लाख ही रहेगा, तुमको 4 लाख ही मिलेगा। तो नॉन मॉनिटरी असेट के रियलाइजेबल वैल्यू फिक्स्ड डिटर्मिनेबल नहीं होते, वेरी करते रहते हैं। तो इंटेंजिबल असेट भी नॉन मॉनिटरी होती है। इंटेंजिबल असेट को आइडेंटिफायबल होना पड़ेगा। आइडेंटिफायबिलिटी का डिस्कशन मैं सेकेंड पैराग्राफ में अलग से पैरा बना के करूंगा। फिर ये क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। फिर इंटेंजिबल असेट मस्ट बी हेल्ड फॉर यूज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल असेट। अगर वो हेल्ड फॉर सेल है तो फिर वो हो सकता है इन्वेंट्री के रूप में अकाउंट फॉर हो, नहीं समझे, तो उसको हेल्ड फॉर यूज होना पड़ेगा। एंड ये सबसे इजी है कि इंटेंजिबल असेट का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। लैंड का, बिल्डिंग का, प्लांट का, मशीन का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। आप जाके छू सकते हो, मेजर कर सकते हो, वजन कर सकते हो, लेकिन इंटेंजिबल असेट का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। बोलते हैं कि वर्ल्ड में वो लोग कोई मास या वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता। अगर कुछ इंटेंजिबल असेट का एग्जाम्पल मैं लूँ आपके सामने, तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब कुछ इंटेंजिबल असेट है। और आप देखोगे इन ये चारों कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करते हैं। आप मान लो ना, मेरे पास एक टेलीकम्युनिकेशन का 5G का लाइसेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने लिया है। मान लो मैं कंपनी एयरटेल हूं और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5G का लाइसेंस लिया है, तो नॉन मॉनिटरी असेट होता है। 5G का लाइसेंस आज 5,000 करोड़ का है, कल 2,000 करोड़ का भी हो सकता है। आइडेंटिफाइबिलिटी थोड़ी देर के बाद समझा रहा हूं। एयरटेल उसको यूज करता है क्लाइंट लोगों को देने में, और 5G का कोई फिजिकल सब्सटेंस है नहीं। आगे आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ इंटेंजिबल असेट कैसे डिटरमाइन होता है? द आंसर इज, आइडेंटिफाइबिलिटी का आइडिया है सेपरेबिलिटी, एंड सेपरेबिलिटी भी सेपरेबिलिटी फ्रॉम गुडविल। मतलब होता क्या है ना बच्चों, कि इंटेंजिबल असेट को आप आइडेंटिफायबल तभी बोलेंगे जब वो गुडविल से अलग हो। और इजी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो इंटेंजिबल असेट जिसको आप आइडेंटिफायबल बोल रहे हो, वो आपको एक इकोनॉमिक बेनिफिट अलग से जनरेट कर देने की ताकत रखता हो, भले वो करे नहीं करे, नहीं समझे, बट अगर उसके अंदर सेपरेटली, इंटेंजिबल असेट के अंदर सेपरेटली कैश फ्लो जनरेट करने की, इकोनॉमिक जनरेट करने की अगर ताकत है, मतलब आप उसको सेपरेट रेंट आउट कर सकते हो, बेच सकते हो। अगर ऐसा है, दैट मीन्स दैट इज एबल टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। आइडेंटिफाइबिलिटी का सिंपल सा तरीका है कि वो इंटेंजिबल असेट कितना इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है। इट इज इनफ टू नो दैट द इंटेंजिबल असेट इज केपेबल टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट, then you will say that my intangible asset is identifiable. ओके, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो रेवेन्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के फॉर्म में भी आ सकता है। हम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कैसे मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंटेंजिबल असेट ऐसी भी हो सकती है जो सीधे आपको सेल जनरेट करके दे। सेल जैसे 5G लाइसेंस, वो सीधे सेल पैदा करके देगी। लेकिन कुछ इंटेंजिबल असेट आपके लिए कॉस्ट रिडक्शन कर सकती है। कोई केमिकल फॉर्मूला, कोई मेडिकल फॉर्मूला होगा जो आपके कोई चीजों का प्रोडक्शन का कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। तो हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंटेंजिबल असेट सेपरेट इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने की ताकत रखता है तो वो
इंटेंजिबल असेट कहलाएगा। अब कई बार क्या होता है कि इंटेंजिबल असेट हम लोग इंडिविजुअली अलग से यूज नहीं करते, ग्रुप ऑफ असेट्स के साथ 4 5 6 असेट है, जैसे मान लो फैक्ट्री भी है, लैंड भी है, इक्विपमेंट भी है, मशीन भी है, साथ में एक टेक्निकल नो हाउ है कि भाई स्टील का प्रोडक्शन करेंगे, तो वो इंटेंजिबल असेट अलग से इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं कर रहा, पूरा फैक्ट्री इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है जिसके साथ वो इंटेंजिबल असेट भी है, तो दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। Is it capable to generate economic benefit? If the answer is yes, that is an intangible asset. अब आते हैं कि मान लो मेरे पास एक इंटेंजिबल असेट है, वो नॉन मॉनिटरी नेचर का है, वो फिजिकल सब्सटेंस नहीं रखता, वो मैं यूज में कर रहा हूं, अपने बिजनेस के यूज में ले रहा हूं, और वो आइडेंटिफायबल भी है, गुडविल से अलग है। मान लो मेरा बुक का कॉपीराइट है, क्या बोला मैंने, मान लो मैं जो बुक से पढ़ाता हूं उसका कॉपीराइट है, तो बिल्कुल स्टूडेंट लोगों का फीस आता है तो वो इंटेंजिबल असेट भी तो उस फीस में कंट्रीब्यूट करता है। तो अब कहानी ये है कि भाई इंटेंजिबल असेट, क्योंकि फिजिकल सब्सटेंस उसका नहीं होता, तो उस इंटेंजिबल असेट को कौन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा एंड कितने में रिकॉर्ड करेगा, और क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने से इंटेंजिबल असेट बुक्स में रिकॉर्ड होगा, हम लोग ये 2-3 चीजें पहले पढ़ने जा रहे हैं। ओके, पहला डिस्कशन है, जो बंदा इंटेंजिबल असेट को ओन करेगा वही इंटेंजिबल असेट को अपनी बुक्स में लिखेगा। मतलब पहले तो इंटेंजिबल असेट का होना जरूरी है। अब मान लो वो 4 कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हो गया और मान लो मेरा एक कॉपीराइट है, तो पहले पता करो हु इज ओनिंग दैट इंटेंजिबल असेट, द एंटिटी विच ओन्स। तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोलते हैं, वो जिसके पास रहेगा वो अपने बुक्स में इंटेंजिबल असेट को रिकॉर्ड करेगा। बट इफ देयर इज एन इंटेंजिबल असेट जिसका कोई ओनरशिप डॉक्यूमेंट है ही नहीं, बट असेट तो है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। AS 26 कहता है कि वन हु इज कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द असेट, वो उस असेट से होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट को जो कंट्रोल करता है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट जिसके पास जाता है, वो एंटिटी उस इंटेंजिबल असेट को लिख देगा। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ओनरशिप डॉक्यूमेंट होने से नो प्रॉब्लम, जिसके पास है, जिसके नाम पे है, वो लिखेगा। अगर असेट का ही ओनरशिप डॉक्यूमेंट बना ही नहीं है, तो जिसके पास इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो हो रहा है, उस असेट को वही अपने बुक्स में लिखेगा। अब आता है डिस्कशन, सर लिखेगा कितना रुपया में, थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। वो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होगा। इंटेंजिबल असेट पहली बार किसी के भी बुक्स में लिखा जाएगा, कॉस्ट पे लिखा जाएगा। बट ये बाद का पैरा है। पहला पैराग्राफ है कि इंटेंजिबल असेट को लिखने का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। हम लोग इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी बोलते हैं, और बहुत सिंपल है। हम लोग बोलते हैं अगर 2 कंडीशन फुलफिल हुआ, मान लो इंटेंजिबल असेट है, हम ओनर हैं, अब हम अपने बुक्स में लिखने जा रहे हैं, तो हम बुक्स में लिखने तभी जाएंगे जब ये 2 कंडीशन ए कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा। मालिक भी पता चल गया, असेट है ये भी पता चल गया, मेरा असेट है ये भी पता चल गया, पर बुक्स में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बैलेंस शीट में जाएगा कि P&L में जाएगा, इसका डिस्कशन ये दोनों क्राइटेरिया करेगा, ये दोनों कंडीशन करेगा। पहला कंडीशन, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द असेट विल फ्लो टू द एंटिटी। भाई असेट तो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है, पर वो मेरे पास फ्लो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% होनी चाहिए। प्रोबेबल इज ऑलवेज मोर देन 50%। ठीक है, तो अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी है मोर देन 50% कि इस असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करेगा, तो कंडीशन 1 इज फुलफिल्ड। एंड कंडीशन 2, इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। उस इंटेंजिबल असेट का जो कॉस्ट है वो मेजरेबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो फिर ओनर जो है वो इंटेंजिबल असेट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा। और कितने में रिकॉर्ड करेगा? द असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली एट कॉस्ट। तो अभी तक का अगर मैं समरी बोलूं तो इंटेंजिबल असेट के 4 क्राइटेरिया होते हैं। उससे इंटेंजिबल असेट की पहचान होती है, नॉन मॉनिटरी, हेल्ड फॉर यूज, नो फिजिकल सब्सटेंस, आइडेंटिफायबल। फिर ओनर की पहचान करनी पड़ती है, वन हु इज कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट, या फिर वन हु ओन्स द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है कि असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है और कॉस्ट मेजरेबल है।
देन इंटेंजिबल असेट को कॉस्ट पे लिख लिया जाएगा। ओके, अब आता है अगला पैराग्राफ कि इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मैं आपको यहां पे एक बात बोल देता हूं कि इंटेंजिबल असेट का AS 26 और टेंजिबल असेट का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला AS 10 दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है। बहुत ज्यादा मींस भाई ये टेंजिबल असेट का एस है और ये इंटेंजिबल असेट का है, दोनों ही फिक्स्ड असेट कहलाती थी, अब ना नाम बदल गया है, इस तरह से बोलने लगे। अदरवाइज फिक्स्ड असेट तो दोनों है ही, हेल्ड फॉर यूज तो है ही, तो दोनों का अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत हद तक सेम है। तो बहुत सारे पैराग्राफ आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे हम आपको बोलेंगे कि जो AS 10 में हम लोग पढ़े थे वही रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल असेट। इसमें 5 तरीका या 5 मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक इंटेंजिबल असेट 5 तरीके से अक्वायर किया जाता है। 5 तरीके से हम लोग के पास वो इंटेंजिबल असेट आती है। उन 5 तरीका में कैसे कॉस्ट डिटरमाइन होगा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहला, अगर इंटेंजिबल असेट को हम सेपरेटली अक्वायर करके लाए, यानी किसी से खरीद के लाए, तो द आंसर इज जो भी कॉस्ट इनकर हुआ टू मेक द असेट रेडी फॉर यूज। प्रॉपर आंसर, प्रॉपर अगर वर्डिंग में जाओगे तो टू ब्रिंग द असेट टू अ कंडीशन इन विच इट इज रेडी टू ऑपरेट इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। याद है AS 10 में हम लोग पढ़ते थे, वो सारा कॉस्ट को ऐड कर लो, इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट बन जाएगा। 2, अगर इंटेंजिबल असेट को मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू से बनाया, मतलब मैंने खुद अपने घर में इंटेंजिबल असेट को कंस्ट्रक्ट किया, तो कंस्ट्रक्ट इज ए बैड वर्ड, कंस्ट्रक्ट टेंजिबल असेट के लिए यूज होता है डेवलप किया, ठीक है। तो आप जानते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बहुत सारा इंटेंजिबल असेट बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, फिल्म्स या मूवीज बनता है, वेब सीरीज बनता है, तुम्हारा वेबसाइट बनता है, तो फिर मेडिकल वाला वो क्या नाम, ड्रग्स वगैरह, दवाइयाँ वगैरह बनती है, मेडिकल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, तो उसका अकाउंटिंग पाना, उसमें कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होता है। इंस्टीट्यूट ने बोला कि रिसर्च का ट्रीटमेंट और डेवलपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है। रिसर्च में जो खर्चा लगता है और डेवलपमेंट में जो खर्चा लगता है, पहले डेफिनेशन सुनो। इंस्टीट्यूट ने बोला रिसर्च इन्वेस्टिगेशन का नाम है, इट इज द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन टू गेन अ न्यू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। एक नया चीज ढूंढने के लिए हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो रिसर्च है, और डेवलपमेंट रिसर्च की फाइंडिंग को जब हम किसी असेट में, प्रोसेस में या डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। सो डेवलपमेंट इज ऑलवेज द सेकेंड स्टेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च पहले ढूंढने वाला काम, नया नॉलेज को, और ढूंढने के बाद डेवलपमेंट चालू होता है कि उसको एक असेट का शकल या प्रोसेस का शकल या डिजाइन का शकल दे देते हैं। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। रिसर्च में जितना भी खर्चा लगता है वो PL में जाता है, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, असेट नहीं बनेगा। डेवलपमेंट के खर्चा को कैपिटलाइज करेंगे, बैलेंस शीट में, असेट में लेके जाएंगे, प्रोवाइडेड ये 5 चीजों को आप डेमोन्स्ट्रेट कर दें। डेमोन्स्ट्रेट कर दें मतलब प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दें मतलब शो कर दें, शो कर दें माने ऑडिटर को कन्विंस कर दें कि यस आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दीज 5 थिंग्स। इजी 5 चीजें हैं। 1, टेक्निकल फिजिबिलिटी कि जो असेट मैं बना रहा हूं वो बन जाएगा। 2, इंटेंशन टू कंप्लीट द असेट। 3, we have resources to complete the asset. 4th, the asset will generate economic benefit. And 5th, the cost can be measured. कितना इजी है कि मेरा असेट बनाने का मन है, ये असेट जो मैं बना रहा हूं वो बन जाएगी, मेरा असेट बनाने के पास मेरे पास रिसोर्सेस है बनाने के लिए, इसका कॉस्ट हम मेजर कर पाएंगे और ये इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे को जनरेट करके देगा। अगर ये 5 चीजें हम डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, देयर आफ्टर, मान लो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किया 4 जनवरी 25 को कि भाई ये 5 चीज मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ऑडिटर को कन्विंस कर दिया। अब 4 जनवरी 25 के बाद हम जितना भी डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर करेंगे सिर्फ वही बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। अगर 4 जनवरी 25 के पहले मैंने कोई कॉस्ट इनकर किया, भले वो डेवलपमेंट का ही कॉस्ट क्यों ना हो, वो P&L में जाएगा। तो स्टोरी ये है कि रिसर्च का पूरा खर्चा P&L में जाता है, डेवलपमेंट का वो खर्चा P&L में जाता है जो ये 5 चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के पहले इनकर हुआ होता है। लेकिन डेवलपमेंट का वो खर्चा, अगर आप ये 5 कंडीशन डेमॉन्स्ट्रेट किए उसके बाद अगर इनकर हुआ, दैट विल बी कैपिटलाइज्ड। आगे ये भी याद रखना, एक इंटेंजिबल असेट जो अंडर डेवलपमेंट है,
आप उसको CWIP बोलते हैं हम लोग टेंजिबल असेट के लिए, और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट को हम लोग यही नाम से जानते हैं। तो उस असेट को ना आप तो कॉस्ट पे मेजर करोगे, लेकिन उसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग एवरी ईयर होगा, इवन व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। तो इंपेयरमेंट का एस जब आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो आपको आइडिया होगा। उसमें हम लोग रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं असेट का, और कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट नीचे है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो असेट को इंपेयर करके लॉस को P&L में डाल देते हैं। ये आप AS 28 में पढ़ेंगे। मैंने अभी तक आपको बताया कि रिसर्च डेवलपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है और कॉस्ट कैसे मेजर करते हैं, और अगर सेपरेट एक्विजिशन में कोई असेट लेते हैं तो कॉस्ट कैसे पता करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर कोई इंटेंजिबल असेट मेरे पास अमालगमेशन के थ्रू आती है, मतलब मैं एक कंपनी खरीद लिया और उस कंपनी के पास इंटेंजिबल असेट था। फॉर एग्जांपल मान लो लुपिन ने सन फार्मा को खरीद लिया, तो सन फार्मा के पास बहुत सारा मेडिकल फॉर्मूला, मेडिसिन का फॉर्मूला होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का असेट होगा उसके पास। तो वो अमलगमेशन का जो AS 14 है ना, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर परचेज वाला जो कहानी है, उसके थ्रू से पता चलेगा कि एक्वायरर कंपनी, परचेजिंग कंपनी अपनी बुक्स में असेट को पहली बार कितना रुपया में लिखेगा, और जो AS 14 बोलेगा कि भाई इतना में लिखो, दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द असेट। सर अभी बता सकते हो आप? चलो बता देता हूं। अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हुआ तो असेट का फेयर वैल्यू विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द असेट फॉर परचेजिंग कंपनी। अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ तो उस असेट का वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में जो कैरिंग अमाउंट है दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द परचेजिंग कंपनी। बट ये चीज AS 14 में समझोगे। अगर इंटेंजिबल असेट सरकार से लिए, गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू से आया, तो जो AS 12 में बोला गया है वही फंडा लगेगा। सर क्या बोला गया AS 12 में? AS 12 पढ़ा चुके हैं, उसमें आपने सीखे, अलग से बात नहीं करेंगे। अगर इंटेंजिबल असेट बार्टर सिस्टम में लाए हैं तो जो AS 10 में बार्टर सिस्टम का अकाउंटिंग है ना, असेट माने अगर बार्टर सिस्टम में कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू पे असेट को लिखा जाएगा। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो जो असेट हम दिए थे उसका कैरिंग अमाउंट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ आवर इंटेंजिबल असेट। तो ये सब आइडिया AS 10 में अलग से पढ़ाया गया है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल असेट का डिटर्मिनेशन majority में सेपरेट एक्विजिशन एज पर AS 10, अमलगमेशन से कोई असेट आया एज पर AS 14, गवर्नमेंट ग्रांट से आया एज पर AS 12, बार्टर सिस्टम से आया एज पर AS 10, तो सब तो दूसरा AS से गवर्नड है। खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई असेट आया तो आपको AS 26 ने कुछ पढ़ाया, यस और नो? अब आप बोलेंगे सर डेवलपमेंट में जो खर्चा लगता है उसको कैपिटलाइज करते हैं, तो कौन सा खर्चा? वही टिल द असेट इज रेडी टू बी पुट टू यूज, ऑल द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड which are incurred to bring the asset to a condition in which it is ready to operate in the manner as intended by the management will all be capitalized and that will become the cost of the intangible asset. अब ये देखो मैंने कुछ असेट के नाम लिखे हैं और मैंने बोला है कि ये सब असेट नहीं है, इसको आइटम बोलिएगा, internally generated items and they are not assets. One is brand, publishing title, masthead, कस्टमर लिस्ट। सर क्यों? क्योंकि इस असेट को ना बनाने में आपका अलग से कोई कॉस्ट इनकर नहीं होता, ये बनते बनते बन जाती है। जैसे गुडविल होता है ना, बनते बनते बन जाती है, वैसे ये सब असेट सब भी है। ब्रांड है, आप एक प्रोडक्ट निकाले, चलो धीरे धीरे बनते बनते ब्रांड बन गया, तो उसको हम लोग अपने बैलेंस शीट में नहीं लिखते क्योंकि हम लोग इनको अपना असेट नहीं मानते। लेकिन अगर हम अपना ब्रांड बेच देते हैं किसी को तो फिर उसके लिए दैट बिकम्स द कॉस्ट, वो जो हमको पैसा पे करता है फिर वो अपनी बुक्स में लिख लेगा। लेकिन हमारे लिए आज अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें लक्स बोल के जो ब्रांड है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में नहीं है, बिकॉज नो कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड। पब्लिशिंग टाइटल जैसे मैगजीन की होती है ना, इंडिया टुडे टाइप्स, मास्टहेड जैसे द टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, कस्टमर लिस्ट आप जानते ही हो। नेक्स्ट पैरा कि सर आपने तो बोला कि जो जो एक्सपेंस डेवलपमेंट में लगता है वो सारा कैपिटलाइज होगा। ये तीन खर्चा मैं आपको अलग से बता दूं, ये कभी कैपिटलाइज नहीं होते और ये तीनों का डिस्कशन AS 10 में भी हुआ है। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, बताओ ये असेट कंस्ट्रक्शन का खर्चा थोड़ी है, स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, वो असेट ठीक से चला पाएगा इसलिए वो असेट
खुद एक असेट नहीं है। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोमोशनल एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ऑफ रीलोकेटिंग ए प्लांट, ओके, ये सब असेट नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, वो जो असेट का 4 क्राइटेरिया, हेल्ड फॉर यूज, नो फिजिकल सब्सटेंस, आइडेंटिफायबिलिटी और नॉन मॉनिटरी, उन 4 कंडीशन को ना ये सब खर्चा फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग इन सब खर्चों को स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट बोलता है कि यू कांट कैपिटलाइज देम, ट्रांसफर देम टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब आया 9th पैराग्राफ। टोटल 15 पैराग्राफ का एस है। वी आर इन आवर 9th पैराग्राफ कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल असेट। मतलब मेरे पास एक इंटेंजिबल असेट है, हम उसको 2-3 साल से अपने बुक्स में लिख रखा है, मैं उसको अमोर्टाइज भी कर रहा हूं। अमोर्टाइजेशन का पैराग्राफ थोड़ा देर बाद में आएगा। मैंने उस पर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया, असेट के ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। मेजॉरिटी में असेट का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के जैसा होता है, जिसको P&L में डाला जाता है। बट अगर दैट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, देखो ध्यान से, इफ दैट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, means if the previously assessed standard of performance is increased, then only it can be capitalized। कहने का मतलब है कि उस इंटेंजिबल असेट से इकोनॉमिक बेनिफिट आप जनरेट कर रहे थे, अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करके वही बेनिफिट आप जनरेट करोगे, देन दैट इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टेक इट टू प्रॉफिट एंड लॉस। बट अगर उससे इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने वाला है, देन द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर विल बी कैपिटलाइज्ड एंड दैट विल बी एडेड टू द WDV ऑफ द असेट। 10th पैरा, क्या कभी पास्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर सकते हैं? सर मतलब मैंने कोई खर्चा किया था, बट पहले जब खर्चा किया था, मान लो 2021 में कुछ खर्चा किया था 2021 में, और हम उस वक्त उस खर्चा को P&L में भेज दिए थे क्योंकि इंटेंजिबल असेट की कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल नहीं हो पाई थी या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होया था। या तो वो 4 कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ था या वो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ था। 4 तो समझ ही गए, 2 कौन सा? प्रोबेबिलिटी दैट कैश फ्लो विल बी रिसीव्ड बाय द एंटिटी और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, ये 2। तो इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था, तो मैंने एसेट बुक्स में नहीं लिखा था, मैं जो खर्चा किया था PL में डाल दिया था। सब्सिक्वेंटली मुझे वापस से उस असेट को कैपिटलाइज करने नहीं मिलेगा। एक बार जो चीज PL में चला गया इंटेंजिबल असेट का, वो दोबारा कैपिटलाइज नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों, आप लोग रीडिंग करते रहना पैराग्राफ्स का। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल असेट के लिए जो वर्ड डिप्रिसिएशन कहलाता है, इंटेंजिबल असेट के लिए अमोर्टाइजेशन। तो मान लो अपने पास कोई इंटेंजिबल असेट है, इंस्टीट्यूट ने बोला आप सबसे पहले उस इंटेंजिबल असेट का लाइफ डिटरमाइन करो। लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में भी हो सकता है, लाइफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस में भी हो सकता है। बहुत जने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा लॉजिकल वे ऑफ अमोर्टाइजेशन समझते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट ने खुला ओपन आपको राइट दे दिया है, आपको जो रैशनल लॉजिकल अच्छा लगे वो फॉलो करो। ट्रू एंड फेयर व्यू सामने आना चाहिए। ओके, इंस्टीट्यूट ने बोला एक सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम लाइफ 5 साल का, अदर इंटेंजिबल असेट का मैक्सिमम लाइफ 10 साल का। ऐसा नहीं कि आप उससे ज्यादा लाइफ नहीं ले सकते, पर अगर आप उससे ज्यादा लाइफ अज्यूम करते हो कोई भी असेट का, तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि उस असेट को आप हर साल इंपेयरमेंट के टेस्ट में डाल देना। एनी असेट विथ मोर देन 5 or 10 years of life that you assume कि it will work for more number of years, put that asset to the test of impairment, we have no problems। आगे एंटिटी ने एक बात और बोला कि इवन ऑफ इंटेंजिबल असेट की लाइफ, हेलो, इवन ऑफ इंटेंजिबल असेट की, वही जो मैंने अभी बोला, 5 या 10 साल से ज्यादा लोगे तो एक तो आपको जो रीजन, हाँ दूसरा बात, आपको रीजन भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स में। इंपेयरमेंट का तो टेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको रीजन भी नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक आपको 2 बातें ऐसी बोली कि एक तो अगर आपका इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट है तो हर साल आप इंपेयर करो माने टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट में डालो। और दूसरा, अगर आप इंटेंजिबल असेट की लाइफ 5 या 10 साल से ज्यादा का लेते हो, सॉफ्टवेयर के लिए 5 साल, अदर्स के लिए 10 साल, तो भी आप इंटेंजिबल असेट को हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट में डालोगे, ये तय है, AS 26 ने बोला है। अब आइए कौन सा मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन यूज करें, SLM, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन? तो इंस्टीट्यूट ने बोला रैशनल, जो सबसे लॉजिकल हो, जो सबसे फेयर हो, जिससे उस असेट का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, मतलब जितना उस असेट को आपने कंज्यूम कर लिया
उतना डिप्रीसिएशन, उतना मैं अगर डिप्रीसिएशन वर्ड यूज करूं अमोर्टाइजेशन की जगह, तो आप उसको रिप्लेस कर लेना, माफ कर देना, आप लॉजिक को समझना कि जितना असेट सच्ची में डिप्रीशिएट हुआ है उतना डिप्रीसिएशन पीएल में जाना चाहिए। दैट्स व्हाट वी बिलीव। सो रैशनल, लॉजिकल, फेयर। एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये 3 मेथड ज्यादा पॉपुलर है। तीनों में से आपको जो सेलेक्ट करना इंस्टीट्यूट रोकेगा नहीं। और कैश फ्लो बेस्ड अमोर्टाइजेशन करेक्ट नहीं है। यूज बेस्ड अमोर्टाइजेशन, प्रोडक्शन बेस्ड अमोर्टाइजेशन ठीक है, बट कैश फ्लो बेस्ड अमोर्टाइजेशन ठीक नहीं है। पर अगर कोई क्वेश्चन में खाली डिटेल में कैश फ्लो ही दिया है तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि कैश फ्लो और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सिमिलर है, तो हम उसी को यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मान के अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं। फिर इंस्टीट्यूट ने बोला इंटेंजिबल असेट का स्क्रैप ज्यादातर केसेस में नील होता है, बट अगर कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट है और उसने बोला है कि तुम्हारे यूज के बाद हम इंटेंजिबल असेट ले लेंगे, तो उसका कमिटमेंट वैल्यू को रेसिजुअल वैल्यू के रूप में यूज किया जा सकता है। अदरवाइज बेसिकली इंटेंजिबल असेट में क्या तो स्क्रैप होगा। फिर एज 10 में आपने ये पैरा पढ़ा था कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर जो आपका अमोर्टाइजेशन का प्रोसेस है, पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन, मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन जो भी है, उसको रिव्यू करो, और रिव्यू करने के बाद अगर कोई चेंजेस होता है तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करोगे, नो रेट्रोस्पेक्टिव। ओके, जैसा एज 10 में डिप्रीसिएशन का रिव्यू होता है, एज 26 में अमोर्टाइजेशन का भी रिव्यू होगा और प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट डाला जाएगा। आगे, अगर इंटेंजिबल असेट को मैंने बेच दिया तो उस दिन जिस दिन बेचा असेट का डब्ल्यूडीवी पता करो, नेट सेलिंग प्राइस पता करो, दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है P&L में डालो और असेट को बुक से हटा दो। नेक्स्ट 13, 14, 15 3 पैरा बचता है। अगर एक इंटेंजिबल असेट को मैंने रिटायर कर दिया फ्रॉम एक्टिव यूज, मान लो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था, डब्ल्यूडीवी 20 लाख रुपया था, अब मैं उसको यूज नहीं करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। पहला काम, आज से डिप्रीसिएशन देना बंद, नो अमोर्टाइजेशन फ्रॉम टुडे बिकॉज इट इज नो लॉन्गर हेल्ड फॉर यूज। 2, दूसरा बात, आज उस असेट का जितना कैरिंग अमाउंट है से 20 लाख और आज उस असेट का जितना नेट सेलिंग प्राइस है, उसमें विचेवर इज लोअर पे उस असेट को मेजर करो, और आगे से हमेशा असेट को कैरिंग अमाउंट और नेट सेलिंग प्राइस विचेवर इज लोअर पे मेजर करते जाना है। इन्वेंट्री की तरह हो गया रे एक तरह से, और ये जो 20 लाख है ना, ये कॉस्ट की तरह हो गया। जो डब्ल्यूडीवी बचा वो कॉस्ट हो गया इन्वेंट्री में, और नेट सेलिंग प्राइस आपको निकालना है विचेवर इज लो। मतलब बेसिकली आपने एक फिक्स्ड असेट को इन्वेंट्री बना दिया। एन असेट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज इज मोर लाइक एन इन्वेंट्री, ट्रीटेड लाइक एन इन्वेंट्री एंड नॉट लाइक ए फिक्स्ड असेट। लास्ट 2 पैरा, बैलेंस शीट में, नोट्स ऑन अकाउंट्स में इंटेंजिबल असेट का डिस्क्लोजर क्या क्या देना है, सब कुछ वैसा ही जैसा एज 10 में पढ़े थे। ग्रॉस ब्लॉक, ओरिजिनल कॉस्ट, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग, डिप्रीसिएशन, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग, डब्ल्यूडीवी, डिप्रीसिएशन का फुल डिटेल, रिवैल्यूएशन का डिटेल, जो भी डिटेल आपको देना है सब देंगे। और सर इसमें आप मॉडल के बारे में नहीं बताए, इसमें भी वही है, इंटेंजिबल असेट को भी आप कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों में से कोई भी मॉडल में डाल के सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आप कॉस्ट मॉडल में डालोगे तो कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन पे बैलेंस शीट में लिखना होगा। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में डालोगे तो रिवैल्यूएशन फिगर लेस सब्सिक्वेंट अमोर्टाइजेशन, जो आप एज 10 में पढ़े थे, वो इंटेंजिबल असेट के लिए भी एप्लीकेबल है। वो पैराग्राफ मैंने इंटेंजिबल असेट एज 26 में अलग से लिख के नहीं दिया, लेकिन ये मान के चलो इंटेंजिबल असेट के लिए भी आपके पास वो रूल अवेलेबल है कि आप कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में से कोई भी एक मॉडल ऑप्ट करके उस इंटेंजिबल असेट को पहली बार तो कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा, पर देयर आफ्टर आप ऑप्शन ले सकते हो कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल्स में से कोई सा भी। और रिवैल्यूएशन मॉडल का जो भी कुछ आपने एज 10 में पढ़ा था और कॉस्ट मॉडल का भी जो भी कुछ आपने एज 10 में पढ़ा था, दे ऑल आर रेलेवेंट हियर। नेक्स्ट, अगर अपने ऊपर पहली बार ये एस एप्लीकेबल हुआ तो फर्स्ट डेट में हमको क्या करना है? ट्रांजिशनल प्रोविजन हम लोग बोलते हैं। इंस्टीट्यूट ने बोला आपको असेट को इस एज 26 के हिसाब से रीस्टेट कर देना है। सर मान लीजिए कैरिंग अमाउंट मेरी बैलेंस शीट में असेट का 20 लाख है और मैंने उस वक्त एस फॉलो नहीं किया था, मैं ऐसी बैलेंस शीट बनाता था, मैंने इंटेंजिबल असेट को कभी डिप्रीशिएट ही नहीं किया, कॉस्ट पे लिख के रखा हमेशा।
अब इस एज के हिसाब से उसका WDV 12 लाख होना चाहिए, तो मुझे क्या करना है, 12 लाख पे ले आओ, 8 लाख रुपया रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट कर दो रिटेन्ड अर्निंग से। ट्रांजिशनल प्रोविजन में वैसा ही होता है, और ये काम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में करना है जिस समय आपके ऊपर ये एज पहली बार एप्लीकेबल हुआ। लेकिन इसमें एक लोचा है कि अगर लाइफ एज पर दी एंटिटी, मान लो आप भी एसेट को अमोर्टाइज कर रहे हो और आपके हिसाब से जो लाइफ है दैट इज स्मॉलर देन द लाइफ एज पर दिस एज, मान लो एज ने बोला 5 साल की लाइफ और आप 2 साल की लाइफ के हिसाब से अमोर्टाइज कर रहे हो या आप 3 साल के हिसाब से अमोर्टाइज कर रहे हो, तो आपके बैलेंस शीट में जो फिगर है उसी से कंटिन्यू करो। मतलब कुल मिला के एसेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, गिराना ही जलाउड। नेट में अगर बोले तो गिराना ही जलाउड। आप 10 साल में कर रहे थे, एज 5 साल बोलता है तो 5 साल के हिसाब से काम कर लो। आप 5 साल में कर रहे थे, एसेट 10 साल का, एज 10 साल बोलता है तो फिर आप ठीक हो, आप जैसे कर रहे थे वैसे कंटिन्यू कर लो। और हमेशा याद रखना, ट्रांजिशनल प्रोविजन का जो भी एडजस्टमेंट होगा, मान लो एसेट को 20 से 12 लाख करना है तो 8 लाख रुपया का जो लॉस होगा वो रिजर्व सरप्लस में डेबिट होगा, P&L ऑफ द करेंट ईयर में नहीं जाएगा। एज यूजुअल ट्रांजिशनल प्रोविजन में हमेशा ऐसा ही होता है। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने 15 पूरे पैराग्राफ एस 26 के किए। अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप बुक से करिएगा। थैंक यू।